अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अक्रेंस ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, मीन्स एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अक्रेंस की बात करेंगे। ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं और ये जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी मिकदार में मिलते हैं, हम इसे कहते हैं अक्रेंस। तो आज हम अक्रेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्कली मेटल्स की अक्रेंस पढ़े, फर्स्ट ए ग्रुप वालों की। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है, मैंने लिखा है मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप आर द हाईली रिएक्टिव। ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स होते हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और आपको पता है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी आपको फ्री नेचर में अकेले की फॉर्म में नहीं मिलते। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो अल्कली मेटल्स है हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमें अल्कली मेटल्स कभी भी फ्री नेचर में अकेले की फॉर्म में हमें ज़मीन से नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ये किसी न किसी के साथ जुड़े हुए, किसी न किसी के साथ मिले हुए कंबाइन स्टेट में मिलते हैं हमें। ठीक है, तो मैंने लिखा है हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर दे डू नॉट अकर फ्री इन नेचर, इसलिए ये फ्री नेचुरली हमें नहीं मिलते। ठीक है, हाँ, बट आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ कंपाउंड से, ये किसी न किसी के साथ मिले हुए डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड की फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सोडियम आपको नहीं मिलेगा कभी भी फ्री नेचर में। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपको कभी भी अकेले की हालत में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा किसी न किसी साथ मिले हुए मिलते हैं हमें। ठीक है, नेचुरली। तो हमें सोडियम आपको पता है सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में मिलता है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, तो सोडियम सल्फेट की फॉर्म में मिलता है। तो ये कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स है ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये हमें नेचुरली हमें अकेले में नहीं मिलते। ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं बल्कि कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। और मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्म मिलते हैं, कभी किसी के साथ मिले होते हैं, कभी किसी के साथ। अब सवाल ये है कि ये कंबाइन स्टेट में क्यों मिलते हैं? इसलिए कि कंबाइन स्टेट में ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कंबाइन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं। अकेले की हालत में अल्कली मेटल से स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या करते हैं उसी वक्त अकेले में, इसलिए अनस्टेबल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर ये स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं कंपाउंड की फॉर्म में? क्योंकि कंपाउंड की फॉर्म में ना इनके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये स्टेबल होते हैं। मैंने कहा ना, जैसे आपको पता है, जैसे सोडियम होता है, आपको पता है ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम स्टेबल होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो याद रखो, सोडियम क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव, और सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम केटाइन की फॉर्म में इसका ऑक्टेट पूरा होता है, ये स्टेबल होता है। इसलिए ये हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं। कंपाउंड की फॉर्म में ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव की फॉर्म में किसी न किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि दीज आर द वेरी स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। अच्छा, इनमें से अब ज़्यादा कौन मिलता है? मैंने लिखा है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और जो पोटेशियम है ये मोस्ट अबंडेंट है, ज़्यादा मिलते हैं बहुत क्वांटिटी में। ठीक है, इनके कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो ये ज़्यादा मिलते हैं। और सीजियम रेदर रेयर, सीजियम बहुत कम मिलता है। ठीक है, सीजियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए बहुत कम मिलता है। ठीक है, सीजियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, हम फ्रेंशियम की अगर हम बात करें तो फ्रेंशियम एग्जिस्ट ओनली इन अ ट्रेस वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फ्रेंशियम जो है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलता है, माना नेग्लिजिबल की तादाद। ठीक है, तो फ्रेंशियम बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। क्यों? एज अ प्रोडक्शन ऑफ द डीके। एक्चुअली क्या है कि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, खुद रेडियो एक्टिव है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही बनता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही ये बनता है। फिर ये कुछ टाइम के बाद, थोड़े से वक्त में, फिर ये भी रेडिएशंस खारिज करके किसी और में चेंज हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, मान लो मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जैसे ये रेडॉन है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये 86 होता है। ठीक है, अब रेडॉन क्या करेगा? अगर रेडॉन बीटा पार्टिकल खारिज करेगा, रेडॉन इसका मास 223 है। ठीक है, मान लो अब रेडॉन में बीटा पार्टिकल निकालेगा, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रेडॉन में बीटा पार्टिकल निकालेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 86 की बजाय 87 हो जाएगा। और हमने कहा एटॉमिक नंबर चेंज हो गया एलिमेंट का, इसका मतलब है एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो फिर ये रेडॉन से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्रेंशियम बन जाएगा। तो फ्रेंशियम बन जाएगा
ठीक है, ये उसका मास, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे ये फ्रेंशियम जो बन गया, इस फ्रेंशियम कहाँ से बना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कहने का मतलब है कि ये फ्रेंशियम खुद किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन इमिट होकर बनता है और फिर खुद भी रेडियो, अब ये फ्रेंशियम बन गया, अब ये फ्रेंशियम बनेगा ना, अब ये फ्रेंशियम क्या करेगा, अब ये रेडिएशन खारिज करके किसी और में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर ये फ्रेंशियम क्या करेगा, अगर ये फ्रेंशियम बीटा पार्टिकल निकालेगा तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, 87 की बजाय 88 हो जाएगा और फिर 88 पे कौन आता है, रेडियम बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंशियम मैंने कहा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से और ख़ुद भी किसी दूसरे रेडियो एक्टिव से बनता है, ठीक है। जैसे रेडॉन है, अगर बीटा पार्टिकल निकालेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 87 और फ्रेंशियम में चेंज आएगा। और फ्रेंशियम ये जो फ्रेंशियम जैसे ही बनेगा तो ये थोड़े टाइम में, कुछ ही मिनट्स के अंदर ये रेडिएशन खारिज करके रेडियम में चला जाएगा या किसी और एलिमेंट्स में चला जाएगा, वो डिपेंड करता है कि रेडिएशन कौन सा एमिट कर रहा है, ठीक है। तो चलें, मैंने लिखा है फ्रेंशियम इज आल्सो इटसेल्फ रेडियो, खुद भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और फ्रेंशियम हैज अ लॉन्गर लाइफ आइसोटोप इज अ फ्रेंशियम 223। वैसे फ्रेंशियम के बहुत सारे आइसोटोप्स है, जो सबसे ज़्यादा जो टाइम रहने वाला इसका वो फ्रेंशियम 223 है। तो 223 वाला जो आइसोटोप है ना, इसका लॉन्गर लाइफ मतलब सबसे ज़्यादा यही रहता है, थोड़ा बहुत अगर रहता है ज़्यादा तो वो यही रहता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 21 मिनट्स, 21 मिनट्स ये है, मतलब कि 21 मिनट्स के बाद हाफ लाइफ में आपको मैंने बताया था ना कैसे कहते हैं कि ऐसा टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एटम्स हाफ हो जाए, मीन्स हाफ उनके रेडिएशन खारिज कर किसी और में चेंज हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंशियम के इस आइसोटोप की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ है, कितनी है, वो भी 21 मिनट। तो ये फ्रेंशियम का एटम जैसे ही बनेगा 21 मिनट के बाद ये रेडिएशन खारिज करके किसी और में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसका मतलब है कि इसके और भी आइसोटोप्स है जिनकी बहुत 10 मिनट 15 मिनट वाले भी हैं, लेकिन मैक्सिमम इसका ये आइसोटोप है जो 21 मिनट रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी हाफ लाइफ है वो 21 मिनट है। इसका मतलब है कुछ इनके आइसोटोप ऐसे भी हैं जिनकी हाफ लाइफ कम है, 10 मिनट 15 वाले भी हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला ये है, ठीक है। तो ये थी अक्रेंस। अब आ जाते हैं, अब मुझे एक बात बताओ कि हमने कहा कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये हमें अकेले की फॉर्म में नहीं मिलते, ये कंबाइन स्टेट में मिलते। तो अगर हमें मेटल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उन कंपाउंड से सेपरेट करेंगे, हम उन कंपाउंड से निकालते हैं। और किसी भी कंपाउंड से मेटल को अलग करना, हमें से क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो चलें अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलों को उनके कंपाउंड से कैसे अलग किया जाता है, ठीक है। तो हाउ द मेटल्स आर आइसोलेटेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो मैंने कहा है कि मेटल जो एस ब्लॉक वाले हैं, फर्स्ट है और सेकंड वाले ग्रुप, ये कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। तो इसलिए हमें कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। तो हम मेटल अगर हमें फ्री स्टेट में तो नहीं मिलते, तो अगर हमें चाहिए फ्री स्टेट में तो आप क्या करेंगे, आप उन्हीं कंपाउंड से ऑब्टेन करेंगे, उन कंपाउंड से आप अलग करेंगे, ठीक है। और इस मेथड को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करें, ठीक है। अच्छा, तो मैंने लिखा है द मेटल्स कैन बी ऑब्टेन, हम मेटल्स ऑब्टेन कर सकते हैं इन फ्री स्टेट में, अकेले की फॉर्म में, ठीक है। बाय द कैसे करेंगे, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट। हम कहाँ से निकालेंगे मेटल, सॉल्ट्स में से निकालेंगे, जो सॉल्ट्स होते हैं उनको पिघलाएंगे, फ्यूज करेंगे, उसके बाद फिर करंट देकर अलग करते हैं। अब सवाल पूछेंगे कि कौन से सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं, सल्फेट सॉल्ट होते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, हाइलाइट सॉल्ट होते हैं, उसमें भी फ्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट। तो मैंने लिखा है यूजुअली जनरली हम कहाँ से निकालेंगे, क्लोराइड सॉल्ट। वो जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं ना, हम वहाँ से निकालते हैं, ये ज़हन में रख लेना। याद रखो कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हम कहाँ से, उनके कौन से कंपाउंड से निकालते हैं, क्लोराइड्स वाले जो कंपाउंड। सोडियम को कहाँ से, सोडियम क्लोराइड से अलग करते हैं, और लिथियम को लिथियम क्लोराइड, और पोटेशियम को पोटेशियम क्लोराइड से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटल्स हैं हम इनके कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, सॉल्ट में से, ठीक है। और सॉल्ट्स भी कौन से, क्लोराइड्स वाले सॉल्ट, उनको पिघलाएंगे, उनको पिघला कर फिर आप इलेक्ट्रोलाइज करंट देंगे तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इसी तरह तो चलें बनाते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम। हमारे सिलेबस में सिर्फ सोडियम को उसके कंपाउंड सोडियम क्लोराइड से कैसे अलग किया जाता है उसके बारे में डिस्कस। तो मैंने लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम मोल्टेन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड से सोडियम को मैन्युफैक्चर वहाँ से बनाएंगे। तो सोडियम पिघले हुए, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड मीन्स सोडियम क्लोराइड को मोल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, उसके पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को अलग करते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से, डाउन्स प्रोसेस का। तो डाउन साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, सोडियम को उस सोडियम क्लोराइड से अलग करने का तरीका बताया। तो हम डाउन के प्रोसेस के जरिए से सोडियम को सोडियम क्लोराइड से अलग करेंगे, ठीक है। डाउन साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, सोडियम अलग करने का सिर्फ तरीका नहीं बल्कि इसने एक
मशीन भी बनाई, सेल भी बनाया था। तो डाउन ने एक सेल बनाई, उस सेल के अंदर सोडियम को सोडियम क्लोराइड से अलग किया था, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखें कि ये आपके सामने मैंने डाउन सेल बनाया है। सेल तब मतलब इस्तेमाल करेंगे जिस डिवाइस में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो हम डाउन उसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये ही बेसिकली डाउन का सेल था जिसमें सोडियम को सोडियम क्लोराइड से अलग किया था डाउन ने। एक्चुअली पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे कैसे बने हुए। एक्चुअली ये जो बना हुआ है ना, ये एक कंटेनर की तरह होता है, एक सिलेंडर की तरह होता है, ठीक है। तो ये डाउन सेल एक कंटेनर की तरह, और ये बना होता है बेसिकली आयरन का। किसका बना होता है? ये आयरन का बना होता है, ठीक है। और फिर इस आयरन के बाहर ना फायर ब्रिक्स, ईंटें लगाई जाती हैं, बहुत ही गर्म होती है, जो इस कंटेनर को गर्म, यहाँ फायर ब्रिक्स लगाई जाती हैं, ठीक है, चारों तरफ से, ताकि ये जो आपका कंटेनर है सिलेंडर, ये गर्म रहेगा, तो ये गर्म रहता है, ठीक है। और उसमें जो मटेरियल हो वो पिघला हुआ हो, ठीक है। और इसके बाद ये रॉड्स लगाई जाती हैं, ये क्या लगाएं? ये आयरन की रॉड्स होती है, आयरन की शीट होती है, ठीक है। ये आयरन की शीट्स होती हैं, इनको ना तार के जरिए से किसके साथ? नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि डाउन सेल में ये जो आयरन है, ये क्या है? ये आयरन क्या काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है। और फिर यहाँ डाउन सेल में ना एक रॉड लगाई जाती है, रॉड, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक रॉड लगाई जाती है ग्रेफाइट की, कार्बन की, ठीक है। इसके साथ भी तार को जोड़ के किसके साथ? ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट जो कार्बन है, ये पॉजिटिव एनोड का काम करेगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज आ सकते हैं कि डाउन सेल में पूछे अगर आपसे एनोड कौन होता है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट, और कैथोड कौन होता है? ये इसका नाम आयरन होता है, ठीक है। तो ये आयरन है। इसी तरह यहाँ से ये क्लोरीन गैस निकलेगी बाहर, ठीक है। तो चलें, अब मैंने कहा है कि किस तरीके से इसके अंदर वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि किस तरीके से सोडियम को इसके अंदर सोडियम क्लोराइड से अलग करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, सोडियम क्लोराइड को सबसे पहले पिघलाया जाता है, ठीक है भाई। सबसे पहले डाउन से पिघलाया, सबसे पहले इसको पिघलाया जाता है सोडियम क्लोराइड को। मान लो ये कंटेनर है, सबसे पहले ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या रखा? ये सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को सबसे पहले बाहर कंटेनर से बाहर सोडियम क्लोराइड को पिघलाएंगे। अच्छा, लेकिन सोडियम क्लोराइड को पिघलाने के लिए ना हाई टेम्परेचर 800 सेंटीग्रेड चाहिए, मैंने कहा ना। तो सोडियम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कितनी होती है? 801 सेंटीग्रेड होती है मेल्टिंग पॉइंट इसकी, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए सोडियम क्लोराइड को जब पिघलाते हैं ना, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जल्दी मेल्ट हो जाए, तो फिर सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए सोडियम क्लोराइड के साथ ना एक और केमिकल ऐड किया जाता है। कौन सा वाला? कैल्शियम क्लोराइड। ये जो कैल्शियम क्लोराइड नजर आ रहा है, ये कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं। तो इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और फिर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे से हम इसको हीट देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हीट देंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड पिघलना शुरू हो जाएगा। हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड किया सोडियम क्लोराइड के साथ? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड टू लोअर द मेल्टिंग। एमसीक्यूज आता है कि कैल्शियम क्लोराइड हम क्यों ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ? ड्यू टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट। अब जब कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ मिला और फिर हीट करो तो ये सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा। कितने टेम्परेचर पे? अबाउट 600 सेंटीग्रेड, 200 सेंटीग्रेड तकरीबन कम हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए हम कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ मिला के इसको मेल्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आगे क्या? सोडियम क्लोराइड को यहाँ पिघलाएंगे, मोल्टिन स्टेट में लाएंगे, पिघलाएंगे। अब पिघला कर फिर क्या करेंगे? इस मोल्टिन को मीन सोडियम क्लोराइड, आप बोलेंगे सर कैल्शियम क्लोराइड भी मेल्ट, बिल्कुल ये भी मेल्ट हो जाता है, दोनों मेल्ट हो जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। तो अब दोनों को ये जो मोल्टिन स्टेट है सोडियम क्लोराइड कैल्शियम, अब इनको क्या करेंगे? अब इनको इस कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे, इसको अंदर फिल करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अंदर कंटेनर में फिल करेंगे ना। अब मुझे पता मोल्टिन स्टेट में सोडियम क्लोराइड जब वो मोल्टिन स्टेट में होता है पिघली हुई हालत में, तो सोडियम और क्लोराइड के अंश फ्री होते हैं, ये याद रखना। क्योंकि मैंने कहा कि ये मोल्टिन सोडियम क्लोराइड जो आपने पिघलाया, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, अब इस मोल्टिन स्टेट को आप इस कंटेनर में, और आपको पता है मोल्टिन स्टेट में, आपको पता है कि मोल्टिन स्टेट में सोडियम और क्लोराइड आयन की फॉर्म में होते हैं और इनके आयंस फ्री होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया? मोल्टिन सोडियम क्लोराइड को अंदर करेंगे, और आपको पता है मोल्टिन स्टेट में सोडियम और क्लोराइड के आयंस फ्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को इस कंटेनर में डालें, पिघला हुआ है तो इसके आयंस फ्री होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको पता है ये क्लोरीन के आयंस होंगे, ठीक है, ये क्लोरीन के आयंस, ठीक है,
ये क्लोरीन के आयंस होते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको पता होगा यहाँ पर सोडियम के आयंस भी होंगे यहाँ पर, ये देखो क्योंकि पिघला हुआ है तो याद रखो मैंने कहा सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में उनके आयंस फ्री होते हैं, क्लोराइड के आयन भी अलग घूमते रहते, मूव करते रहते, और इसी तरह सोडियम के आयंस भी यहाँ पर क्या है, ये फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह आप बोलेंगे सर कैल्शियम के आयन, मैंने कहा कैल्शियम के आयंस भी यहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम के आयंस भी मौजूद होते हैं। अब आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट वाला किसमें, इस कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद ना हम करंट को ऑन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद ना हम करंट को ऑन करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है इस प्रोसेस में हम क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्यूज्ड, किसका मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों के पिघला हुआ मिक्सचर हम क्या करेंगे, इज इलेक्ट्रोलाइज मींस सिलेंडर आउटर आयरन सेल, ये सेल है आयरन का बना हुआ, इसके अंदर हम ऐड करेंगे और करंट देंगे। और ये सेल के साथ है फायर ब्रिक्स लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है जो इस कंटेनर को गर्म रखती है, ठीक है। और मैंने कहा कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्यूजन टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, NaCl के अबाउट 600। तो यहाँ पर अब जैसे ही मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो आपको पता है क्लोराइड के आयन और सोडियम के आयंस फ्री होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आयन मूव करते हैं तो हम यहाँ करंट ऑन करेंगे। जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, करंट ऑन करने से क्या होगा, जो एनाइंस हैं, जो एनाइन है क्लोराइड, जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ मूव करेंगे, वो इस ग्रेफाइट के पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ये पॉजिटिव है एनोड, तो ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये कहाँ जाएंगे, ये एक क्लोराइड जाएगा और अपना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज देगा, ठीक है। ये एक क्लोराइड जाएगा अपनी चार्ज से डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा क्लोराइड। इसी तरह फिर दूसरा क्लोराइड आएगा, वो भी क्या करेगा, इसको अपनी चार्ज देगा और ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये भी क्लोरीन न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो क्लोरीन के एटम आपस में मिलके क्लोरीन गैस बना के यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इसी तरह क्लोराइड के आयन जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो जो क्लोराइड के आयन से वो एनोड ग्रेफाइट की तरफ जाएंगे, क्लोराइड जाएगा अपनी माइनस चार्ज डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरा क्लोराइड आएगा वो भी डोनेट करेगा चार्ज, और क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद ये क्लोरीन के एटम आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्लोरीन गैस बना के यहाँ से निकलते जाएंगे बाहर, ठीक है, निकल। इसी तरह फिर यहाँ सिलेंडर लगा देंगे, वहाँ सारी जमा हो जाएगी क्लोरीन। तो इसी तरह क्लोराइड के आयन आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको देंगे और न्यूट्रल बन के क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया क्लोराइड चल गए। अब हमने कहा करंट तो चल रहा है ना, तो करंट चल रहा है तो इसका मतलब है अब क्या होगा, सोडियम के आयंस पे मूव करना शुरू करते हैं। अब ये सोडियम के आयंस कहाँ मूव करेंगे, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएंगे, ये कैथोड पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एक सोडियम का आयन जाएगा कैथोड पे, वहां जाकर क्या करेगा, अपने चार्ज खत्म करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करता। तो सोडियम के आयंस कहाँ मूव करेंगे, ये कैथोड पे आएंगे आयरन पे, और वहां आकर उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सोडियम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सोडियम आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सोडियम के आयंस एनोड पे कैथोड पे आएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल, तो सोडियम न्यूट्रल होता जाएगा अलग, तो न्यूट्रल मेटल अलग होता जाएगा। सोडियम जैसे ही न्यूट्रल होता जाएगा, तो आपको पता है ये कंटेनर, सोडियम वैसे मेटल है, ये तो स्केप नहीं होगा, ये तो मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमने कहा कि लेकिन इस कंटेनर के बाहर ना फायर ब्रिक्स लगाएं, तो ये फायर ब्रिक्स क्या करती है, इस कंटेनर को गर्म रखती है। जैसे कंटेनर गर्म रहेगा तो जो आपका सोडियम यहाँ अंदर बनेगा मेटल, वो भी मोल्टेन स्टेट में पिघली हुई फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि सोडियम बनता जाएगा, सोडियम जमा होता जाएगा, सोडियम जमा होता जाएगा, ठीक है। तो सोडियम जब बहुत ज्यादा बन जाएगा, लेकिन अंदर लिक्विड स्टेट में मोल्टेन स्टेट में पड़ा होगा, क्योंकि कंटेनर आपका गर्म है। तो सोडियम जैसे ही मोल्टेन स्टेट में यहाँ बन जाएगा, तो फिर हम उसको सोडियम मोल्टेन को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ से फिर निकाल के उसको फिर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप बोलेंगे सर कैल्शियम के आयंस भी तो कैटायन है, ये भी तो मूव करते ना, बिल्कुल ये भी मूव करेंगे, और ये कैल्शियम सोडियम के साथ साथ थोड़ा बहुत कैल्शियम भी बन जाता है। तो हमने कहा कि हमें तो सोडियम चाहिए, कैल्शियम तो नहीं चाहिए, तो हमने कहा कि कैल्शियम के आयंस यहाँ पे जाते हैं और वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं, तो कैल्शियम और सोडियम दो मेटल मिक्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है सोडियम और कैल्शियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, सोडियम लाइटर होता है, कम डेंसर होता है, और कैल्शियम ज्यादा डेंसर होता है। तो जब दोनों पिघले हुए होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है ना, तो ये मिक्स नहीं होंगे, कैल्शियम और सोडियम में मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होने की। फिर दोनों को जब बाहर निकालेंगे तो सोडियम की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर होगा, और कैल्शियम की डेंसिटी हाई होती है ये, तो इसकी कैल्शियम नीचे होगा। तो जैसे ही दोनों को बाहर निकालेंगे मेटलों को न्यूट्रल होके, तो फिर क्या होगा, कैल्शियम नीचे होगा और सोडियम, क्योंकि डेंसिटी अलग है मिक्सिंग, तो फिर हम डेंसिटी के हिसाब से कैल्शियम को अलग कर देंगे, और कैल्शियम को आप अलग कर देंगे और सोडियम को अलग कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो सोडियम यहाँ से अलग हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ से अलग हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कैल्शियम अलग और सोडियम अलग सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया बात। तो चल इस प्रोसेस में जो रिएक्शन हुई वो कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा रिएक्शंस इन सेल। तो इसमें क्या क्या, सबसे पहली स्टेप आयोनाइजेशन। सबसे पहले आपने सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे हीट क्या पिघलाया, और मैंने कहा सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, जब आप इसे हीट करते हैं तो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद क्या होता है, पिघलने के दौरान क्या होता है, इसके आयंस फ्री, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में सोडियम आयंस अलग होते हैं, मैंने कहा लिक्विड स्टेट में क्लोराइड आयन अलग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं आप, सोडियम क्लोराइड को पिघलाते हैं, जैसे ही सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाता है तो उसके आयंस अलग, सोडियम अलग क्लोराइड अलग, और आयंस का अलग होना इसका आयोनाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आप सोडियम क्लोराइड के आयोनाइजेशन करवाते हैं, उनके आयंस को अलग करते हैं पिघलाकर, ठीक है। तो ये सोडियम आयन, जैसे ही आयंस हमने कहा यहाँ अलग हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप इसको सेल के अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही सेल के अंदर करेंगे तो क्या होगा, तो ये करंट ऑन करेंगे, करंट ऑन करेंगे तो आपको पता है क्या होता है कि जो सोडियम के आयन से ये काम मूव करते हैं कैथोड के पास, वहां जाकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते, गेन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल। तो मैंने लिखा है कि ये जो सोडियम के आयन है ये कैथोड पे जाएंगे, वहां जाकर वहां से ये क्या लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या बन जाएंगे, ये न्यूट्रल सोडियम मेटल बन जाएंगे, सोडियम बन जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम के आयन यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा नेक्स्ट, और हमने कहा कि सोडियम के आयंस कैथोड पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मेटल बनने के यहाँ पे जमा होते जाते हैं। इसी तरह हमने कहा कि एनोड पे क्या होता है, ये जो क्लोराइड्स हैं ये एनोड, एनोड कौन है यहाँ पे, ग्रेफाइट। तो ये क्या है कि ये जो क्लोराइड्स होते हैं ना ये एनोड पे जाएंगे, जैसे ही एनोड पे जाएंगे वहां जाकर क्या करते हैं, एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो क्लोराइड दो। तो ये जो क्लोराइड्स हैं ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसके बाद ये क्लोरीन गैस बन के यहाँ से निकल जाएगी। तो मैंने यही लिखा है कि क्लोराइड क्या है, एनोड पे जाते हैं, वहां जाकर अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और क्लोरीन गैस बना के रिलीज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्लोराइड एनोड पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हम कहते हैं एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन ये हुई कि जो सोडियम जो आयन से सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए और क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन दिए, और क्या बन गया, ये था सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिए कैथोड से और ये बन गया, और क्लोराइड ने एनोड को इलेक्ट्रॉन दिए, देने के बाद ये क्लोरीन गैस बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट अल्कली मेटल। अब आ जाते हैं सेकंड ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल की अकरेंस और उनकी एक्सट्रैक्शन, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। मैंने लिखा है कि हम सेकंड ग्रुप की सबसे पहले मैग्नीशियम की अकरेंस पढ़ेंगे, बेरिलियम की हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जो मेटल है हमने कहा कि अल्कली मेटलों की तरह ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना ये भी फ्री नेचर में नहीं मिलते हमें, ठीक है। ये भी कंबाइन स्टेट में कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं हमें। तो मैंने लिखा है सबसे पहला जब मैग्नीशियम किस फॉर्म में मिलता है हमें, कंबाइन स्टेट की, इसकी कौन कौन सी कंबाइन स्टेट है जो ज़्यादा पाई जाती हैं अर्थ में, ठीक है। तो मैंने लिखा है मैग्नीशियम ज़्यादातर हमें मिलता है कार्नालाइट डबल सॉल्ट, क्या कार्नालाइट डबल सॉल्ट। तो ये कार्नालाइट डबल सॉल्ट इसको कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और 6H2O। तो आपको पता है इसको डबल सॉल्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें दो सॉल्ट होते हैं, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और एक पोटेशियम क्लोराइड। तो ये डबल सॉल्ट, इनके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कार्नालाइट डबल सॉल्ट के अंदर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं हम इनको, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, ठीक है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जितनी भी है ना ये मैग्नीशियम की फॉर्म है। तो मैग्नीशियम कंबाइन स्टेट में मिलता है, एक तो कार्नालाइट डबल सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, देखो मैग्नीशियम बड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ है, लेकिन उसके साथ पोटेशियम क्लोराइड वाटर भी है। नेक्स्ट मैग्नीशियम का एक और कंपाउंड है, कौन सा, मैग्नीसाइड। तो मैग्नीशियम मैग्नीसाइड की फॉर्म में मिलता है, इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहते हैं। फार्मूले भी आपको ज़हन में आनी चाहिए। तो ये मैग्नीसाइड मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। और इसी तरह डोलोमाइट किसको कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के मिक्सचर को हम डोलोमाइट कहते हैं। तो ये क्या है, ये कंबाइन स्टेट है किसकी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम हमें इनकी फॉर्म में मिलता है, कंबाइन स्टेट की फॉर्म। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का। अब चलें, ठीक है। अच्छा अब हमें अगर मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, अगर हमें मैग्नीशियम चाहिए तो फिर मैग्नीशियम कैसे निकालें। तो मैग्नीशियम हम इन्हीं कंबाइन स्टेट से अलग कर सकते हैं। हम कार्नालाइट से भी मैग्नीशियम को अलग कर सकते हैं और कार्बोनेट से भी अलग करेंगे, और डोलोमाइट मतलब डोलोमाइट और मैग्नीसाइड में मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो चलें सबसे अब मैग्नीशियम को उसके कंपाउंड से अलग कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले किसमें, कार्नालाइट सॉल्ट में से करेंगे, किसमें से, कार्नालाइट सॉल्ट माना मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम का और वाटर, इससे करेंगे अलग। अच्छा इससे कैसे अलग करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो कार्नालाइट सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले आप इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा, कार्नालाइट का वाटर स्केप हो जाएगा, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड बचेगा। जैसे ही कार्नालाइट हीट होगा तो ये फ्यूज्ड हो जाएगा, पिघल जाएगा।
इसमें क्या है, आपका फोकस मैग्नीशियम क्लोराइड पर है, पोटेशियम क्लोराइड फिर आगे चल के सेपरेट कर दे, उसका कोई इशू नहीं। अब मैग्नीशियम, हमने कहा कार्नालाइट को जैसे ही आप हीट करेंगे तो कार्नालाइट पिघल जाएगा, फ्यूज्ड कार्नालाइट मतलब पिघल गया। अब पिघली हुई फॉर्म में आपको तो मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा हुआ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब पिघल जाता है तो इसके आयंस भी सोडियम क्लोराइड की तरह अलग अलग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि इसको जैसे ही आप पिघलाएंगे कार्नालाइट, सबसे पहले कार्नालाइट को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, जैसे ये मेल्ट हो जाएगा फ्यूज्ड कार्नालाइट पिघल जाएगा। तो फ्यूज्ड पिघली हुई हालत में क्या होता है कि मैग्नीशियम के आयंस अलग होते हैं पॉजिटिव की फॉर्म में और क्लोराइड के आयंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने कहा कि मैग्नीशियम और क्लोराइड के आयंस अलग हो जाएंगे तो फिर आपको पता है इसी कार्नालाइट को, ये जो पिघला हुआ कार्नालाइट, अगर आप इसको डाउन सेल में ऐड करें तो क्या होगा और करंट देंगे, क्या होगा कि जो मैग्नीशियम के आयंस है वो कैथोड पे जाएंगे और वहां जाके न्यूट्रल हो जाएंगे मैग्नीशियम मेटल की फॉर्म में, और जो क्लोराइड होंगे वो एनोड पे जाके गैस की फॉर्म में, तो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड की तरह। तो अब इस फ्यूज्ड कार्नालाइट की क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, करंट देंगे। जैसे ही करंट देंगे तो आपको क्या होगा कि मैग्नीशियम अलग हो जाएगा कैथोड में और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। इस तरीके से ये मैग्नीशियम मेटल आपका क्लोराइड से। और मैंने आपको बताया कि हम ज्यादातर मेटल क्लोराइड से निकालते हैं। क्लोराइड से क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्लोराइड इजीली अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर अब आ जाओ नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोनेट्स। कार्बोनेट से कैसे बनाते हैं, मींस मैग्नीसाइड से मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इनमें से कैसे बनाते हैं, तो इनमें से कैसे बनाते हैं, मैंने लिखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट से ना डायरेक्ट आप नहीं बना सकते। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, चलो मैग्नीशियम बन जाएगा कैथोड पे, अब कार्बोनेट क्या बनाएगा एनोड पे, तो कार्बोनेट कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। कभी भी मैंने कहा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से आप डायरेक्ट मैग्नीशियम नहीं निकाल सकते, ये ज़हन में रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से हम डायरेक्ट मैग्नीशियम नहीं निकालते। हम क्या करेंगे फिर सर, मैंने कहा ना ज्यादातर हम मेटल उनके क्लोराइड्स कंपाउंड से निकाल, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से डायरेक्ट मैग्नीशियम नहीं निकालेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को पहले मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज करेंगे, फिर उस मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे मोल्ट करके, फिर मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन गैस अलग। तो चलें अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को कैसे चेंज करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में, देन मैग्नीशियम को कैसे निकालते। तो मैंने लिखा है सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ना, तो इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को सबसे पहले आप हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे मैग्नीशियम कार्बन, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ बचेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनाया आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही बनेगा तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ना अब आप कार्बन मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कार्बन। हमने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कार्बन मिलाएंगे, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, स्केप हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, बाकी यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला बचेगा। तो जैसे ही हम इसके साथ और क्या मिलाते हैं, क्लोरीन। तो मैंने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में चला जाएगा, बाकी यहाँ पे मैग्नीशियम बचेगा। तो जो क्लोरीन पड़ा होगा वो क्लोरीन इस मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा। जैसे ही क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे ही बनेगा तो अब आप इस मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम के आयंस अलग, क्लोराइड के आयंस अलग होते हैं, तो फिर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, वही इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो मैग्नीशियम कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे अलग हो जाएंगे। इसी तरह आप मैग्नीशियम को आप अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम कार्बोनेट से करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम क्लोराइड में, फिर उसके बाद करंट देंगे तो मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन अलग, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, सिंपल। मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ये हमें समंदर से भी मिलता है, समंदर के अंदर भी मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने कहा कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड समंदर के अंदर डिजोल्व होता है, घुला हुआ होता है। तो अब समंदर से मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर थ्रू द, कैसे निकालेंगे, थ्रू द प्रिसिपिटेशन करेंगे, माना जो घुलाव इनसॉल्युबल है उसको पहले इनसॉल्युबल करेंगे, फिर इनसॉल्युबल की फॉर्म में उसको बाहर निकालते। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैसे निकालते हैं। अब ये मान लो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस पानी में घुला हुआ है और घुली हुई चीज को हम फिल्टर करके भी नहीं निकाल सकते। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व है, एक्वस मींस डिजोल्व है इसमें, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन अलग होते हैं। अब हमने कहा ये मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व है, उसको कैसे निकाल। मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ आपको, ये कंटेनर है, ये पानी है समंदर का, मान लो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम डिजोल्व की फॉर्म में पड़ा होता है, क्लोराइड और ये क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या पड़ा हुआ है, ये डिजोल्व की फॉर्म में पानी में पड़ा होता है। तो अब हम इसे मैग्नीशियम को कैसे निकालें, तो इसको निकालने के डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए ना हम एक केमिकल इसमें ऐड करेंगे पानी में। कौन सा, उसका नाम सिलेक्ट लाइम है, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाता है, उससे क्या बनते हैं, ये OH बन जाते हैं, ठीक है, और प्लस में कैल्शियम बन जाता है। ये OH और कैल्शियम बन जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसोल्व करेंगे वो आयंस में चेंज है, उसके आयंस अलग, OH अलग हो जाएंगे, कैल्शियम अलग हो जाएंगे। जैसे ही OH और कैल्शियम अलग हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो जैसे ही OH पानी में अलग हो जाएंगे कैल्शियम से, तो आपको पता है कि इस पानी में क्या पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम आयन पड़े हुए। तो जैसे ही अलग हो जाएंगे ना तो फिर ये OH क्या करेंगे, ये OH इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये मैग्नीशियम इन OH के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही बनेगा वो पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो पानी में इनसॉल्युबल, पानी में डिसोल्व नहीं होता, वो सॉलिड की फॉर्म में इस पानी में पड़ा होगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम सॉलिड की फॉर्म में पड़ा होगा तो फिर हम इसको फिल्टर करेंगे यहाँ से। पानी जैसे का तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे पानी में रह जाएगा और बाकी जो पानी और कैल्शियम क्लोराइड है वो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम मैग्नीशियम को हम समंदर से किस फॉर्म में निकाल दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। कौन सा केमिकल ऐड करके, सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, मैंने कहा मैग्नीशियम OH के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल बन जाता है। फिर इनसॉल्युबल बनेगा तो वो सॉलिड स्टेट में बनेगा, फिर आगे चलकर इसको फिल्टर करके अलग करते हैं। मैंने लिखा ये मैग्नीशियम क्लोराइड पानी एक्वस में पड़ा हुआ है, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, वो जैसे ही मिलाएंगे वो भी एक्वस में डिसोल्व हो जाएगा। तो कैल्शियम के आयन अलग OH के, तो क्या होगा, जो OH के आयन्स होंगे यहाँ पे, OH के आयन मैग्नीशियम के साथ मिल जाएंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड की फॉर्म। सॉल्युबल से इनसॉल्युबल होना, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और वो जो सॉलिड पार्टिकल बनेगा हम उसे प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो जैसे OH मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बन जाता है और कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड, और वो एक्वस में डिसोल्व होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ होता है, बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में इनसॉल्युबल सॉलिड स्टेट में। फिर दोनों को क्या करेंगे, फिल्टर करके अलग कर देंगे। कैल्शियम क्लोराइड को पानी के साथ अलग कर देंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, इसको अलग कर देंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ से ऑब्टेन होगा। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप थोड़ा ड्राई करेंगे, सुखाएंगे आपको, ठीक है, धूप में थोड़ा सुखाएंगे, आप इसको ड्राई करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ड्राई करेंगे, हमने कहा ना अभी आगे भी प्रोसेस है, हम मैग्नीशियम को कैसे निकालें, तो मैंने कहा डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते। अब आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी आप मैग्नीशियम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे सर, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम क्लोराइड में तब्दील करेंगे, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, फिर जाके मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन अलग। तो मैंने लिखा यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको ड्राई करने के बाद इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हीट, इसमें 2 OH है, एक OH H लेके वाटर की बात, जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें से H2O निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही बनेगा तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या मिलाएंगे, वही कार्बन और क्लोरीन। कार्बन इससे क्या लेगा, कार्बन इससे ऑक्सीजन लेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लेने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और जो क्लोरीन होगा वो क्लोरीन जाके मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा। वो क्लोरीन किसके साथ, मैग्नीशियम के। तो ये क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और क्लोरीन फिर मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। तो इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर इस मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघला के करंट देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे अलग हो जाए। इसी तरह मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन, लेंथी प्रोसेस है लेकिन ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भी आप मैग्नीशियम को निकाल सकते हैं। ये तो मैग्नीशियम के कंबाइन स्टेट कंपाउंड और उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे निकालते, कार्बोनेट से कैसे निकालते और क्लोराइड से, वो हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी हमने कहा कि अल्कलाइन अर्थ मिनरल, कैल्शियम भी हमें कंबाइन स्टेट में मिलता है। कैल्शियम की बहुत सारी कंबाइन स्टेट है, मैंने चंद लिखे। कैल्शियम हमें कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम हमें लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम हमें जिप्सम की फॉर्म में, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। तो ये क्या है, ये सब कैल्शियम की कंबाइन फॉर्म है। तो कैल्शियम हमें कंबाइन स्टेट में मिलता है। अगर हमने कहा कैल्शियम चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हमने कहा अगर कैल्शियम चाहिए तो हम कैल्शियम को उनके कंपाउंड से अलग करेंगे। तो मैंने लिखा एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम को कैसे निकालेंगे, और आपको पता है कि मैंने कहा कि जो भी मेटल है उसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर, तो क्लोराइड से,
तो हमने कहा कि कैल्शियम को कहाँ से, कैल्शियम क्लोराइड से ही निकालेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड से निकालते हैं, ये देखो ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड को बिल्कुल सोडियम क्लोराइड की तरह इसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, कैल्शियम के आयंस अलग हो जाएंगे और क्लोराइड के आयंस अलग हो जाएंगे। तो आपको पता है कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होती है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती है। तो हम कैल्शियम क्लोराइड को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद कैल्शियम आयन अलग, क्लोराइड, फिर क्या करंट देंगे, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे करंट, तो आपको पता है कैल्शियम कैथोड पे बन जाएगा इसी तरह, और क्लोराइड एनोड पे अलग हो जाएंगे, ठीक है, बस ऐसे। अच्छा, लेकिन आपको पता है जब कैल्शियम क्लोराइड को हम मोल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत, इसको भी मेल्ट ज़्यादा टेम्परेचर। तो कैल्शियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम इसके साथ कैल्शियम फ्लोराइड ऐड करते हैं। मैंने कहा कैल्शियम फ्लोराइड इज एडेड टू कैल्शियम क्लोराइड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड खुद किसकी मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, सोडियम क्लोराइड की, लेकिन जब हम कैल्शियम क्लोराइड को खुद को जब मेल्ट करते हैं तो उसके साथ कैल्शियम फ्लोराइड ऐड करते हैं, और कैल्शियम फ्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। ये पूछा जाता है कि कैल्शियम क्लोराइड को मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह ऐड करके उसको पिघला के फिर करंट देते हैं, तो कैल्शियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाए। लास्ट वन कौन सा है, बेरियम। बेरियम भी अल्कलाइन अर्थ में मिलता है, तो बेरियम भी हमें किस फॉर्म में मिलता है, बेरियम भी हमें कंबाइन स्टेट में कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो बेरियम के 2 फेमस कंपाउंड है जिस फॉर्म में हमें मिलता है, एक बेराइट कहते हैं बेरियम सल्फेट को, याद रखना, और वाइट्राइट कहते हैं बेरियम कार्बोनेट को। बेराइट बेरियम सल्फेट और वाइट्राइट बेरियम कार्बोनेट, तो इस फॉर्म में हमें मिलता है। अच्छा, बेरियम कैसे निकालते हैं, हमने कहा बेरियम कार्बोनेट और सल्फेट की फॉर्म में मिला, तो कभी भी हम सल्फेट और कार्बोनेट से डायरेक्ट मेटल नहीं निकालते, तो पहले इनको क्लोराइड्स में तब्दील करेंगे, फिर क्लोराइड को पिघला के करंट देंगे और मेटल अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, बेरियम कार्बोनेट है, तो बेरियम कार्बोनेट से हम डायरेक्ट नहीं, और बेरियम कार्बोनेट को डायरेक्ट नहीं, तो बेरियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बेरियम कार्बोनेट के साथ HCl मिलाएंगे, उस HCl से क्या होगा आपको पता है कि ये क्लोरीन जो होंगे, ये क्लोरीन बेरियम के साथ मिलेंगे और बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। बाकी जो 2 हाइड्रोजन होंगे, वो हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके H2 बना लेगा, बाकी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन बचेंगे, तो बकाया वो कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म मिलेगा। इसी तरह आपका बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर आप इस बेरियम क्लोराइड को पिघलाएंगे, मोल्टन स्टेट में लाएंगे, बेरियम क्लोराइड को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिघलाएंगे, और जैसे ही पिघलाएंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा। आपको पता है पिघलाने के बाद बेरियम पॉजिटिव हो जाता है, और आपको पता है नेगेटिव ये होता है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद करंट आएंगे, क्या करेंगे, करंट देंगे, जैसे ही करंट देंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। इस तरीके से बेरियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और बेरियम कहाँ पे आपको पता है, कैथोड पे आएगा और क्लोरीन एनोड पे आएगा। वही बेरियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे, बेरियम अलग और क्लोरीन। तो इस तरीके से हम इन मेटलों को इनके ज़्यादातर क्लोराइड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सट्रैक्शन और इनकी अक्रेंस पढ़ी थी हमने, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है, और लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।